सबको सबको मेरा नमस्कार। राम राम सर। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। सरदार जी कोई नहीं है? एक बार लास्ट बैच में सरदार जी थे, इस बार नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जो है वहां उनको सत श्री अकाल। आदरणीय निर्मल गहलोत सर, कुमार भौरव सर, अक्षय जी, तरुण जी दिखे थे, अभी नजर नहीं आ रहे, मगर तरुण जी अगर बैठे हैं तो तरुण जी और साथियों, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज आपसे रूबरू हूँ और आप लोग एक लक्ष्य लेके यहाँ आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको है हमारे अनुभव से, अध्ययन से, वो आपके साथ ईमानदारी से बांटें और जो भी जिज्ञासाएं हैं वो आपने ऑलरेडी लिख के दे दी, उसको एड्रेस करें। तो मुझे टाइम दिया गया आधा घंटे का, मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, तो शुरुआत अपन उससे करते हैं। मैंने टाइटल इसका रखा है ध्येय साधना। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, अब उसके लिए अपने को साधना करनी है। आप में से अधिकांश, मैं मान के चल रहा हूँ कि मारवाड़ से होंगे या जोधपुर रीजन के बाहर के भी कुछ विद्यार्थी हैं। कितने हैं जोधपुर रीजन के बाहर के? ऐसा काफी, इसका पूरे राजस्थान के, ठीक है। क्योंकि मैं कभी कभी मारवाड़ी ठोक देता हूँ तो मेरे को पता रहे कि भाई कितने लोग हैं जो समझ पाएंगे। समझ जाएंगे मारवाड़ी तो सब समझ जाते हैं, ऐसी बात। तो साथियों, मैंने इसका टाइटल रखा है ध्येय साधना। कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपन सब यहाँ आए, सेमिनार है और थ्रस्ट क्या रखा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्कुलर व्यू, ये एक तरह से हम कह सकते हैं ड्रोन का व्यू। मारवाड़ी में कहते हैं ना, अगर आप सिर्फ अपने कमरे में हैं तो आपको पड़ोस दिखेगा, छत पे चढ़ गए तो पूरा मोहल्ला दिखेगा, और अगर आप किले चढ़ गए तो पूरा जोधपुर दिखेगा, है ना। तो किले चढ़ जाते मतलब वो एक ड्रोन का व्यू है। तो महाभारत में तो होते थे द्रोणाचार्य, आजकल क्या होते हैं ड्रोणाचार्य। क्या होते हैं? द्रोणाचार्य ऊपर घूमते रहते हैं। आप शादी में जाओगे ना तो ऊपर आपको नजर आएगा ड्रोन घूम रहा है। चपाती कम लेना है तो नोट कर लेगा कि आपने उस दिन 6 चपाती खा ली थी। द्रोणाचार्य जमाना ड्रोन्स का, यानी 360 डिग्री व्यू का पूरा। मैं बागडोगरा का रहने वाला हूँ, जोधपुर से ही पढ़ा हूँ और आपके सामने मैं एक बात खास तौर से कह सकता हूँ कि अगर बागडोगरा से निकल के गोड़ा मलानी से पढ़ के, बाड़मेर से पढ़ के, कोरोना भगवा से पढ़ के अगर मैं आईएएस बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये आप आपकी तरफ, जैसे कुमार गौरव सर कभी यहाँ बैठते थे, हम यही बैठते थे। हाँ, फर्क एक था, फर्क ये था जो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताने वाला हूँ, और वो ये जान, यानी अपने को लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो पहले अपने आप के बारे में जान लो। अब सोचो दोस्तों, अगर मैं लक्ष्य निर्धारित कर लूं कि यार अपन तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो लोग कहेंगे भाई साहब कल तक तो आप ठीक थे, अचानक आपको क्या हो गया? अमेरिका का राष्ट्रपति मैं नहीं बन सकता। तो मैं पहले अपने आप को तो जान लूं कि मेरी क्षमताएं क्या है। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अभी मैं सोचता भी मैं बॉक्सिंग में मोहम्मद अली को हरा दूं, अरे भाई नहीं हरा सकता, अपनी हड्डी पसली तो देख पहले। यानी अपनी सामर्थ्य, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, उसको अंग्रेजी भाषा में SWOT एनालिसिस कहते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, SWOT कहते हैं उसको। तो सबसे पहले अपन अपने को जानने की मेरी क्षमताएं क्या है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है, मेरे पिताजी टीचर थे। अच्छा भाई ललित डॉक्टर बनना, शाबाश। क्यों बनना? हमारे गांव में बहुत पॉपुलर डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी सिसोदिया, बहुत पॉपुलर डॉक्टर थे। देखा कितने बड़े डॉक्टर हैं, पूरा गांव उनका सम्मान करता है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, व्यवहार बहुत शानदार है। तो तुम भी डॉक्टर बनना। मेरे पिताजी ने, माताजी ने कहा सर पढ़ूंगा। पीएमटी दी, बुरी तरह हुआ फेल, क्योंकि गणित नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती थी, कोई नहीं आती तो नहीं आती। तो फिर मैंने कहा पिताजी को, मैं कहा दोबारा दे दूं? तो कहा नहीं, लगता है तेरे बस का नहीं। तो मैं उस पिताजी, मेरे पिताजी जो दुनिया में नहीं, बार वो टीचर थे, उनको पता था कि ये ललित पवार क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो जब मैंने कहा ना दोबारा क्यों दे दूं, कि नहीं आता हूँ को नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि पता था कि तो गणित में कमजोर है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और पीएमटी में जरूरी है। जान लो अपनी स्ट्रेंथ क्या, अपनी वीकनेस क्या।
तो मैं मुझे आगे नहीं करा कि बीएससी कर, एमएससी कर, मैं 3rd ग्रेड का टीचर हूँ, तो 2nd ग्रेड का बढ़ जाना इतना ही घड़िया बात है, ठीक है संतोष जी की। तो आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और फिर जब जान लिया तो फिर ठान लो। तो मैंने भी ये ठान लिया था कि भाई ललित पवार तुम फेल तो हो गया पीएमटी में, और बुरी तरह फेल हुआ, बट अब कुछ ऐसा करें कि पीएम तेरा ही काकोसा बना, नहीं बना पीएमटी के काकोसा। मतलब पहले अभी तो डॉक्टर बना चाहते तो बना सकते, डॉक्टर आके सब आपके सामने खड़े रहे, बताएं कि हाँ सर पवार साहब क्या करना है, ठान। और ठानना जब है संकल्प की तरह, आपने याद है चाणक्य ने ठाना था, जब उनका अपमान किया था तो उन्होंने कहा ठान लिया था कि मैं ये अपनी शिखा तभी बांधूंगा जब मैं चंद्रगुप्त को सम्राट बना के और प्रतिशोध दूंगा। ठान उन्होंने शिखा खोल दी थी। फिर क्या यानी अपने को सिर्फ ठानने से काम नहीं चलेगा साथियों, अपने को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी गौरव सर कह रहे थे, एक बैलेंस बैठाना पड़ेगा। कोचिंग 78 का आईएएस एग्जाम मैंने दिया था दोस्तों, कोचिंग मैंने भी की थी। कहाँ गया था मैं? दिल्ली, राव साहब की कोचिंग में। राव उस वक्त टॉप पे थे, 78 में बात बता रहा हूँ। आईएएस की हर परिणाम में टॉप 10 में से 5 राव साहब की होती थी। तो पूरा अपने को कोचिंग और सेल्फ स्टडी का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कोचिंग है वो आपको तराशती है, यानी आपको गाइड करती है। अब बताइए मैं बड़ोदरा करने वाला, बाड़मेर में पढ़ रहा था, अब मुझे क्या पता कि आईएएस के एग्जाम की क्या डिटेल्स होती हैं। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे राव साहब ने गाइड किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि राव साहब ने मुझे गाइड किया। तभी मैं बड़ोदरा से चल के दिल्ली पहुंचा, कोचिंग की, और उन्होंने जो कहा उसको फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद इतना अच्छी तरह उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैंने आईएएस के इंटरव्यू में टॉप किया, 400 में से 200 से नंबर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटे से जगह निकल के भी, हालात से संघर्ष करके भी, पूरे भारत के टैलेंट से मुकाबला करके भी टॉप कर सकते हैं, अगर अपन जान लें, ठान लें, ज्ञान को अर्जित कर लें, और बाद में इस बात को मान भी लें। जैसे मैंने माना पीएमटी मेरे बस की नहीं है, और इसी तरह से मैंने साथ में लिखा शास्त्रार्थ और विमर्श, यानी अपने दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप बन जाए जो आपके लाइक माइंडेड हो, जो स्टूडियस हो, उनके साथ अपन अपने शास्त्रों में भी लिखा शास्त्रार्थ, यानी कोई टॉपिक अपने को समझ में नहीं आया तो अपने दोस्त के साथ, अरे मदन बताया वो हमारा तो कम पल्ले पड़ रही हो तो समझ जाएगा ऐसे, आपने सिर्फ विमला तू बताया कैसे करें। तो आपस में पीयर ग्रुप जो होता है उसका एक बहुत फर्क पड़ता है उसी तरह से। तो शास्त्रार्थ और विमर्श के बारे में करना चाहता हूँ। और फिर अब जितना खींच सकते हो उतना खींचो, यानी जितना अपना सामर्थ्य है उससे एक्स्ट्रा खींचे अपन। आप मान के चलिए अपनी कई बार अपन अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपनी क्षमताएं बहुत होगी, अपन सोचते नहीं यार अभी घना होगी, अपनी घना नहीं हुआ और खींचो उसको, यानी अपने प्रयास का उत्कर्ष लाओ टॉप पे, जितना खींच सकते हो उसको खींचो। अब जैसे मैं रात को ट्रेन से आया हूँ जयपुर से, रात को मैं 1:30 बजे, ट्रेन लेट थी, 2.5 घंटा लेट थी, अब 1:30 बजे पहुंचे, मगर उस जो 2.5 घंटा मुझे एक्स्ट्रा लगा उसमें क्या किया, मैं अपने साथ में हमेशा रीडिंग मटेरियल रखता हूँ। तो मैं कहा कल मुझे उत्कर्ष में 800-900 यंग स्टूडेंट्स को करना, तो कौन कौन सी बातें ऐसी करनी चाहिए जो लेटेस्ट हो, जो अपडेटेड हो, और मुझे अपना उनको बेस्ट देना है। तो 4-5 घंटे ट्रेन में मैं पढ़ता रहा, देखता रहा लेटेस्ट टेक्स्ट क्या आगे हैं। मैं इस बात के लिए निर्मल जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि टेक्स्ट से भी आप लोग कितने हैं, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड कितने हैं। तो जैसे मुझे ये आया मैंने अपना प्रेजेंटेशन अपडेट किया, साथ में मैंने तुरंत मैं अपने मोबाइल को निकाला और चैट जीपीटी पे गया, कि आजकल इसका बहुत क्रेज है, लेटेस्ट, यानी जो भी दुनिया में लेटेस्ट चीज आए उसको अपन पढ़ें। अब जब ये आया, गौरव सर देना सर, मैं देखूंगा नहीं, मैं ऐसे दिखा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये डर गए कहीं वो मेरा मैसेज नहीं पढ़े। अभी वेलेंटाइन गया है ना इसलिए थोड़ा सा। अच्छा ये होता है, मैंने भी कई बार अपने बेटे से कहता हूँ, छोटा मेरा बेटा लॉ की प्रैक्टिस कर रहा, दिया तेरा फोन देना, तो 1 मिनट पापा
तो कहीं करा है भाई, ये थोड़ा घूम तो ना खाना दो, मतलब अदब से। Anyway, मैंने आपको ये मोबाइल इसलिए दिखाने के लिए कहा कि दोस्तों ये जो अपन प्रयास का उत्कर्ष करते हैं तो उसमें हमारे लिए डाइवर्जन्स बहुत होंगे। ये जो छुटकू है ना, ये छुटकू जो है ये भाई खतरनाक है। अगर आपने हमारे शास्त्र पढ़े हो तो उसमें लिखा होगा ना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना एक विराट स्वरूप दिखाया, याद है? विराट स्वरूप। अब आप उसको ढंग से देखें तो धनुष है, कमल है, तीर है, पता नहीं हाथ में क्या क्या है। तो ये जो छोटे भाईजान है ना, हमारे बजरंगी भाईजान, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं और इसने क्या क्या कर दिया। हालांकि मैंने अभी घड़ी पहन रखी, मगर इसकी जरूरत नहीं है, मोबाइल में घड़ी है। तो घड़ी है, टाइम है, फोन है, वीडियोस है, ऑडियोज है, बैंक है, शॉपिंग है, नेट सर्फिंग है, चैट जीपीटी है। अरे भाई क्या नहीं है, बस मेरे ख्याल से मिर्ची बड़े के अलावा सब कुछ है। यानी इस छुटकू ने आपको एक अपार ऐसी वो संभावनाएं दे दी है कि ये अपने लिए एक एसेट भी है और लायबिलिटी भी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रही कि जब अपन प्रयास के उत्कर्ष पे जाएं तो इसका उपयोग तो करें, मगर बैलेंस्ड के। आटे में नमक होता है उस तरह का करें, यूं नहीं कि पहले 1 किलो लून लिया और 5 आटो खा लियो भाई, वो फिर वो बैलेंस बैठेगा नहीं। तो प्रयास के उत्कर्ष पे इस तरह के डाइवर्जन्स पूरा अपने को उसका ध्यान रखना है। और जब भी आप करें तो आप अपनी क्षमताओं को समझ के, इसलिए मैंने म्यूजिक का फ्रेज दिया है, सुर, लय, ताल और रियाज। रियाज का मतलब प्रैक्टिस से है। लिखने की आदत, जैसे कि कुमार गौरव सर ने कहा, परीक्षा आप जीतेंगे किससे? लिखने से। और एक बहुत पुरानी कहावत है मारवाड़ी में, आपने समझी होगी, राजस्थान में सब जगह कहा जाता है कि 10 बकियों ने एक लिखी हो बराबर। 10 बकियों मतलब 10 बार आपने कहा, एक बार लिख लिया, दिमाग में एकदम रजिस्टर हो जाता है। तो जो लिखने की आदत है दोस्तों, मेरी आदत थी, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, बचपन से पढ़ गई थी, आज तक ये छूटी नहीं है। चाहे राष्ट्रपति जी का लेक्चर होगा, प्रधानमंत्री का, कहीं मैं जाऊंगा तो मेरा पेन, छोटी सी डायरी रख के पॉइंट्स नोट करना, जिंदगी भर आपको काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। तो सुर, अगर आपको संगीत का शौक है, जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते थोड़े बोर हुए, हल्का सा म्यूजिक सुन लिया, इससे आप अनवाइंड हो जाओगे। लय का मतलब ये कि आपको जो स्पीड है पढ़ने की, उस लय में रहें। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी क्षमता से अधिक करने की कोशिश करें तो उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। ताल का मतलब रिदम होना चाहिए, सेट है कि भाई 9 बजे मैं यहाँ बैठूंगा, तब मेरी स्टडी यहाँ चलेगी, 12:30 में खाना खाऊंगा, शाम को 9:30 के बाद वॉक करूंगा। तो एक रियाज, तो एक आपको एक नियमितता बन जाएगी, वो आपको आगे जाके बहुत मदद करेगी। और यहाँ मैं अक्सर कोट करता हूँ कि लक्ष्य को आत्मसात कर लो, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से। स्वामी जी ने, जबकि वो बिल्कुल, उनको भगवान ने ज्यादा उम्र नहीं दी, 39 ईयर्स, ओनली 39 ईयर्स, उनका स्वर्गवास हो गया था। और एक आप बात नोट कीजिए, विवेकानंद जी का जो लक्ष्य प्राप्त करने का उनका जो हमको संदेश है हम सबको, वो ये है कि अराइज, यानी उठिए, जानिए, जागिए, और जब तक सफलता प्राप्ति हो जाए उसके लिए ठान लो अपने आप को। तो उसमें कहते हैं कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, भाई मुझे आरएस बनना है, या आईएएस बनना है, या प्रशासनिक अधिकारी बनना है, या ऑफिसर बनना है, तो फिर सोते, उठते, जागते, खाते हर वक्त, जिसको राजस्थान कहते हैं, अरे इन्हें तो भूत लाग गया, तो वो भूत लगाना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा। और फिर आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि बस ये तो पूरा कंपटीशन में हो गया। तो अराइज, अवेक एंड अचीव। एक बात आप नोट कीजिएगा, विवेकानंद जी नहीं थे, नरेंद्र नाथ जी इनका नाम था। तो नरेंद्र दत्त जी को ये नाम हमारे खेतड़ी के ठाकुर साहब अजीत सिंह जी ने दिया। और एक बात और नोट कीजिए कि जो साफा है अपना मारवाड़ी साफा है, आप देखिए, क्योंकि विवेकानंद जी तो बंगाल के थे, तो बंगाली सभा तो नहीं है, ये हमारा टिपिकल राजस्थानी स्टाइल का सभा, जो उन्होंने उनको एक सम्मान के रूप में दिया। तो आप देखिए, खेतड़ी से निकल के शिकागो में जाके क्या भारत का उन्होंने डंका बजाया, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत है। अराइज, अवेक एंड अचीव, स्वामी विवेकानंद जी। तैयारी की मूल तत्व, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आप में से अधिकांश ऐसे बच्चे भी हैं या अच्छे विद्यार्थी हैं जो अभी तक जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ। और बल्कि जब कुमार गौरव सर ने आपसे पूछा तो कुछ ऐसे भी थे जो 12th पास करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी शुरू से ही अपन इसका ठान लें, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपन इसकी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती दोस्तों, ये पूरा
एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। आप विदेशों का उदाहरण लें, 3-4 साल के बच्चा हुआ नहीं, उसको उठा के पानी फेंक देंगे। पानी में फेंक देगा तो जो एक मानव स्वभाव होता है हाथ पैर मारेगा, बस वहां से उसको स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। कितनी जल्दी वो 3-4 साल के बच्चों को पानी में फेंक के और उसको इस तरह से वो करते हैं कि हाँ कितना कॉम्पिटिटिव करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये वाला अर्ली द बेटर, जितनी हम तैयारी जल्दी शुरू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब अपन कॉलेज में हैं, आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ कॉलेज में हैं, सारी एक्टिविटीज में भाग लें। अपन किताबी कीड़ा नहीं बने, क्योंकि यूपीएससी आरपीएससी में जब भी आप जाएंगे वो आपकी पर्सनालिटी को समग्र रूप से देखेंगे। कहीं आप बुक वर्म तो नहीं है, किताबी कीड़े तो नहीं, या रट्टूमल तो नहीं कि बस पूरा रट्टा मार के पास हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आरएसआईएस बनते हैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको चैलेंजेस को फेस करना है प्रैक्टिकल लाइफ के रूप में। उसके लिए आपको ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सहज शैक्षणिक गतिविधियां, चाहे वो डिबेट हो, म्यूजिक हो, एनसीसी हो, स्काउटिंग हो, एनएसएस हो, जो भी अवेलेबल हो। स्काउटिंग नॉर्मली स्कूल्स में होती है, एनसीसी मैंने खुद ने 8-9 साल तक की, 5 साल स्काउटिंग की, 3 साल जूनियर डिवीजन एनसीसी, फिर कॉलेज में सीनियर डिवीजन एनसीसी, सी सर्टिफिकेट, सब करो, सारे गेम्स खेलो, जहां तक खेलो, जितना टाइम मिल जाए। यानी अपने को ऑलराउंडर, हर फन बॉलर बनना है, बिकॉज यूपीएससी आरपीएससी वही ढूंढ रही है आपको, किताबी कीड़ा हम नहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता लाइफ में कि कोई प्रॉब्लम आए, कहीं कोई टेंशन हो रहा और आप एज कलेक्टर, एज एसडीएम, एज ए प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और पहुंच के आप देखें भीड़ आई हुई है, एक तरफ ग्रुप ए है, एक तरफ ग्रुप बी है, तनाव है, उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि इनको किताब लाना, तो जरा मैं जरा देख के बताऊं ऐसे में क्या करते हैं। उस वक्त आपको किताब की बजाय क्या देखना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी प्रैक्टिकल, आप कितने फिट है मेंटली, फिजिकली। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा दोस्तों, जब भी मौका मिले, इन एडिशन टू स्टडीज अपन जो भी गेम्स खेल सकते हो, जो एक्टिविटी कर सकते हो। एनसीसी को मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। एनसीसी आपको अच्छा टर्न आउट, स्मार्ट कैसे रहना चाहिए, हेयर कट कैसा हो, टाइम पे परेड में जाना है, टाइम पे किस तरह से कदम मिला के चलना है, कैसे कैंप में जाना है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ एनसीसी, एनएसएस या स्काउटिंग, जो भी आपको सूचना है। आचार विचार एवं समाचार, पढ़ने की आदत अगेन अपडेटेड, क्यों, और वो तैयारी आपकी शुरू से चलेगी। उस तैयारी को अपन स्टेप बाय स्टेप चलें। हमारा आचार यानी कंडक्ट बहुत जेंटलमैन टाइप हो, एक सुसभ्य हो। इसी तरह से विचार हमारे ऐसे हों कि वो हमेशा प्रेरणा की बात करें। समाचार यानी अपडेटेड हो, पता रहे कि क्या हो रहा है, और साथ साथ में अपन एनालिसिस की आदत डालें। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, और फिर उसका एनालिसिस करें। तो आरपीएससी और यूपीएससी इस बात को ढूंढेंगे और आपसे चला के पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, प्रश्नों में भी अक्सर पूछा जाएगा 370 के बारे में आपकी क्या राय है। और 370 भारत की संसद ने एक कानून पास किया है, जब बना था तभी संसद ने किया था। अब आपके उस पर भी होना चाहिए, ये इसके बाद पक्ष में है, ये बात इसके पक्ष में है, एनालिसिस ही है। 3 तलाक के बारे में आपकी क्या राय है, अभी जो अडानी प्रकरण हुआ उसके बारे में आपकी क्या, पता होना चाहिए हमको इशू क्या है और इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो वो विश्लेषण और समीक्षा है, वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, जिंदगी में भी दोस्तों काम आएगी। तो बदलदार फिक्र है कि आज भी तो ठीक पढ़ो, थोड़ी कमजोरी है, किरदार है ठीक है, यानी आपने इसको एनालिसिस किया कि उसकी परिस्थिति में स्ट्रेंथ क्या, आप इसके मदन है तो नहीं, ठीक हो गया, अच्छा मदन जी नमस्कार। तो वो एनालिसिस अपनी वैसे रियल लाइफ में भी करते हैं कि वास्तव में मुझे किससे दोस्ती करनी, किससे नहीं करनी है, और उसका एनालिसिस करके फिर अपन तय करते हैं यार इससे अपना दूर रहना, ये डुबोएगा, या इसके साथ रहना है, ये हमको अच्छी उसमें देगा। लिखित अभ्यास, इसका मैं बहुत, जितना आप ज्यादा लिखेंगे, भाई आप आईएएस आरएएस बन भी गए तो करना क्या है, लिखना ही तो है। कलेक्टर भी बन गए तो आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, कमिश्नर बन गए तो भी ऑर्डर पास करना पड़ेगा, फाइल्स पे लिखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी आपसे राय मांगेंगे, जिला प्रमुख आपसे पूछेंगे एसडीएम साहब एडीएम साहब बताइए क्या करना है। तो अगर आपकी लिखने का अभ्यास नहीं है, पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो आप एक सफल ऑफिसर के रूप में भी नहीं जा पाएंगे, रियल लाइफ में भी काम आएगा। तो लिखित अभ्यास की प्रैक्टिस होना
और दूसरी मैं रिक्वेस्ट अक्सर करता हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक आ रहा है जो कंट्रोवर्शियल है और जो करंट है उसका तुरंत, जैसे आपको कुमार गौरव सर और आपके जो लर्निंग फैकल्टी से वो बताएंगे, यानी अखबार में, पत्रिका में, भास्कर में या जो भी अखबार आप देखते हैं, आपको कहीं लगे कि यार ये अच्छा आर्टिकल, इसको तुरंत काट के अपना एक डायरी टाइप मेंटेन कीजिए कि भाई इस विषय पर ये एक अच्छा लेख आया है विद्वान का, उसको जरा पढ़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बड़े लीडिंग स्कॉलर्स हैं उनके लेख को अपन पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, संडे को मैं इनके सारे न्यूज अच्छे आते हैं। न्यूज एंड व्यूज, ये ध्यान रखना, एक समाचार आया, समाचार पे व्यूज क्या है, एडिटोरियल क्या कह रहा है, और अगेन बैलेंस्ड, लेफ्ट क्या कह रहा है, राइट क्या कह रहा है, मध्य मार्ग क्या है। अपने को मध्य मार्ग में रखना है एज फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ आरएसएस आईएएस, पूरा बैलेंस्ड व्यू लेना आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 8-10 साल के पेपर जितने भी अवेलेबल हों, ताकि आपको ट्रेंड्स पता चल जाता है और आप एकदम अच्छी तरह से जाएंगे पूर्ण पेपर्स का। इस मामले में निर्मल सर और उनकी पूरी टीम आपको पूरे पेपर्स में, अभी देख भी रहा था कि 21 के पेपर कितने थे, 20 के कैसे थे, 19, 18 के। मैंने भी खुद जब मैंने अपना अध्ययन किया था दोस्तों, 10 साल के पेपर पूरा, मैं पूरा सेट लेके आया था और पूरा मैंने देखा कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो अपने को बहुत मदद करेंगे। और कोचिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक ड्रिल, इन सब में अपने को पार्ट लेना है। आपने नोट किया होगा ना, आर्मी में देखिए युद्ध तो कभी कभी होता है, मगर आर्मी वाले हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, ताकि जब युद्ध हो तब प्रैक्टिस किया हुआ बंदा एकदम जाके एकदम फिट रहेगा। ऐसा नहीं हो कि हम वेट करें युद्ध होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब युद्ध हो जाएगा तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मेरा सहता कि इसको अपन निरंतरता से इसको करें। और टेस्ट सीरीज में बहुत रिकमेंड करता हूँ, और बहुत अच्छी शुरुआत की कि आप यहाँ आती के लिए आपका एक स्नैप टेस्ट हो गया पूरा। और इसीलिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में दोस्तों एक बात अक्सर कही जाती है कि अगर आप शांति काल में पसीना बहाएंगे तो युद्ध में आपका खून कम बहेगा। तो यानी ये अभी शांति काल है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, टाइम है। इस शांति काल में अपन जितना पसीना बहा सकते हैं दोस्तों, उसको अपन बहाएं। तो युद्ध में, यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तब खून कम बहेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना कर सकते हैं एक एक मिनट का अपन सदुपयोग करके इसको अपन आगे बढ़ें। अक्सर तो मैं एक बात कहता हूँ कि जहाँ अपन पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास कमरा है या जो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे रूम शेयर कर रहे हो, तो कमरे में 2-3 चीज मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ। 3 नक्शे आप खरीद लें, राजस्थान का नक्शा, भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा, और अपने कमरे की दीवारों पर लगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो वो आते जाते उसको आप देखते रहें। राजस्थान में डूंगरपुर कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ है, कोटा कहाँ है, गंगानगर कहाँ है, मैं खुद जहाँ रहता हूँ वो कहाँ, इस तरह का। फिर आप भारत में देखिए भाई नागालैंड किधर है, बर्मा कहाँ पड़ता है पड़ोस में। इसी तरह से विश्व का नक्शा कभी कभी देख लें, आजकल लड़ाई चल रही है यूक्रेन कहाँ है। तो ये एक जो क्यूरियोसिटी है दोस्तों, ये आपको बहुत काम आएगी। और इसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। मैं जब आईएएस के इंटरव्यू में गया तो मुझसे पूछा गया, जोधपुर के महाराज साहब कहाँ है। इंटरव्यू पहले ने मुझसे यूपीएससी में पूछा है। मैंने कहा जोधपुर के महाराज साहब ट्रिनिडाड में है। ट्रिनिडाड कहाँ है? मैंने कहा आप जरा मिस्टर पवार आप खड़े हुई, ये जो विश्व का नक्शा लगा हुआ है, बताइए इसमें ट्रिनिडाड कहाँ है। आप सोचो, जसवाल बड़ोदरा से घोड़ा मारने से निकले हुए बंदे को वो पूछ रहे गज सिंह जी महाराज साहब कहाँ हैं और वो ट्रिनिडाड कहाँ हैं। लकीली मैंने अपने कमरे में नक्शे लगा रखे थे, तो मैं गया और विश्व का नक्शा था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ऑल है, मैं वो आगे बोल पूरा, तो पूरा अगर मैंने वो नक्शा नहीं देखा होता तो मैं क्या कहता, ऐसा पता नहीं, पता होगा साहब कि दवा के आगे हो या कल्याणपुर की तरफ होगा या कोटा 12 के पास होगा। अब देखिए प्रश्न में से प्रश्न कैसे निकालते हैं, इसलिए समग्र तैयारी की बात करता हूँ दोस्तों मैं अक्सर। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, अच्छा गस्ती जी वहां क्या है, बता तो दिया आपने कहाँ है, किस पद पे है। अच्छा उस वक्त आईएएस का इंटरव्यू इंग्लिश में होता था, हिंदी में नहीं होता था, अब तो हिंदी में हो रहा है। तो मैंने कहा सर ही इज अवर एम्बेसडर। तो जैसे मैंने कहा एम्बेसडर, हमारा चेहरे माथे एकदम ही थोड़ा तनाव है। मैं कह रहा भाई थोड़ा गलत देखे
तो मैंने उनके चेहरे के, अब देखिए अगर आपका ऑब्जर्वेशन कि जब आपने प्रश्न का उत्तर दिया और आपने उस चेयरमैन साहब की तरफ या मेंबर जिसने पूछा उसकी तरफ देखा कि सर ही इज अवर एम्बेसडर, तो उसके चेहरे पे नाक सिकुड़ा, इज ही अवर एम्बेसडर? अब मैं क्यों बढ़िया रहा भाई, मैंने कहा नो सर, he is not our ambassador, but you just told me that he is our ambassador. I am sorry sir, माफी चाहता हूँ, मैं बापुड़ा माफ कर, क्यों? Because sir, now here comes the role of your education, your comprehension. Because sir, ambassador and high commissioner, there is a difference, because ambassador to Commonwealth countries are called High Commissioner. So he is our High Commissioner because Trinidad is a Commonwealth country. Good. अब ये सवाल था पॉलिटिकल साइंस का, फॉरेन डिप्लोमेसी का सवाल था। मैं साइंस का स्टूडेंट, पीएमटी का फेलियर, उसको भी ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। एम्बेसडर टू कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर कॉल्ड हाई कमिश्नर, दैट दे अप्रिशिएटेड। फिर वो उसका जो हल्का सा जो टेढ़ा मुंह हुआ था, ओके गुड, धन्यवाद। तीन नक्शे जरूर लगाए दोस्तों, और ये अक्सर अपन करें कि मैंने भी किया था उस वक्त। जावेद उस्मानी साहब ने टॉप किया था 77 का एग्जाम, मैंने 78 का एग्जाम दिया। जावेद उस्मानी साहब को फोटो लाके लगा, जावेद ने टॉप किया, इंशाल्लाह अपन भी करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। तो टॉपर्स के, अभी टॉपर्स में कौन कौन है? टीना डाबी अपने पड़ोस में है, कलेक्टर। अभी मैं जैसलमेर गया था, मिलके आया। टीना डाबी ने रिकॉर्ड तो तोड़ा, रिकॉर्ड पेड़ भी तोड़ दिया, इतने अच्छे मार्क्स लाए, और अपनी राजस्थान की बेटी छा गई हो। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, पहले किसी जमाने में इलाहाबाद और मद्रास और यहाँ के बच्चे टॉप करते थे, आजकल हम राजस्थानी छाए हुए हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन यूपीएससी में हम राजस्थानियों के हो रहे हैं। आप लोग सिलेक्शन फिगर्स उठा के यूपीएससी की फिगर्स देखिए, नाउ वी आर नंबर 1, यूपी इज नंबर 2। किसी जमाने में सारे सिलेक्शंस अधिकांश इलाहाबाद और मद्रास और साइड से होते थे। हम जब पढ़ते थे, हमको पढ़ाने वाले 90% इलाहाबाद की फैकल्टी होती थी, और आज झंडा गाड़ दिया हमारे निर्मल जी ने, इलाहाबाद जाके और झंडा गाड़ दिया, हमको पढ़ाया। नाम से इलाहाबाद था, आज की प्रयागराज में भी जाके हमारे उत्कृष्ट संस्था उत्कृष्ट ने निर्मल जी ने झंडा गाड़ा है। और अब मुझे पता चला आप इंदौर भी जा रहे हैं, तो आप एक एक करके जो टॉप सिटीज है उसमें अपनी परचम फहरा रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। और हमारी दुआएं कि आप वहाँ भी जबरदस्त काम करेंगे और उत्कृष्ट के बैनर्स को और भी टॉप पे ले जाएंगे, और हजारों यंगस्टर्स का अपन करियर बनाएंगे। तो टॉपर्स के चित्र अपन लगाएं, और साथ ही साथ आपके आदर्श कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, बाबा अम्बेडकर हैं, विवेकानंद जी हैं, दयानंद जी हैं, जो भी आपके आदर्श हैं उनका चित्र लगाइए। आपको बहुत इंस्पायर करेंगे, बहुत मोटिवेट करेंगे उनका पूरा। टाइमलाइंस लगाइए पूरा, प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको वो डेट्स आपको एकदम स्ट्राइक करती है। इसको अपन इंग्लिश में टाइमलाइंस कहते हैं, परीक्षा की सीमाएं लिखा है। और एक काउंटडाउन कैलेंडर कि मान लीजिए 40 दिन के बाद पेपर है, तो उल्टा चलिए 39, 38, 37, तो उससे आपको एक एक दिन का, एक एक लम्हे का मैं तो पता लगेगा, प्लस आपका ब्रेन उसी हिसाब से एक्टिवेट होगा। यार 4 दिन ही बचे, 6 दिन ही बचे, 3 दिन बचे, yes, and there you go. This is how we can think of countdown calendar. एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ भी अपन पढ़ रहे हैं, डॉर्मेट्री हो कुछ भी हो, तो एक जहाँ तक संभव हो वेंटिलेशन और सनशाइन। अपन अक्सर क्या करते हैं, पूरा दरवाजा ये बंद करके बिल्कुल टॉप सीक्रेट, जैसे बिल्कुल गोली मारने आने वाला है, ऐसा नहीं। यथासंभव अपन जितना नेचुरल एनवायरनमेंट करेंगे, आपकी मेंटल फैकल्टी, आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन्स की जो एक्टिविटी है वो नेचुरल में ज़्यादा अच्छी रहती है। एक तो आप बंद कमरे में पढ़ें, और एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें, एकदम फ्री एयर, अच्छा यू फील बेटर। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इकोसिस्टम जो भी अवेलेबल है उसमें बेस्ट हो, यथासंभव नेचुरल हो, उसको मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ। और एक आप यथासंभव अपने कमरे में या जहाँ भी पढ़ रहे हो एक डैशबोर्ड टाइप बना लें। अखबार पत्रिका भास्कर पढ़ी, अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से कटिंग कोई अच्छा ऐसा न्यूज़ आइटम आया जो रेलेवेंट है, तुरंत कटिंग उस पर लगा दिया। आते जाते
या एक पीली स्लिप आती है, कभी आज मुझे ये इशू करना है, या आज मुझे गौरव सर से ये पूछना है, निर्मल सर से ये पूछना है, तो डैशबोर्ड कहते हैं उसको, एक छोटा सा बैक बोर्ड हो, उसके ऊपर आप लगाते रहिए, तो वो आपको रिमाइंड करते रहते हैं टास्क आज आपकी क्या है, कि आज मुझे सोने से पहले ये इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर पढ़ लेना है, नेशनलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ लेना है। तो उस तरह की जो डैशबोर्ड है पूरा। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, कभी कभी खुद को भी देखो आप, देखना है नॉट फ्रॉम द स्मार्ट एंगल बट फ्रॉम द इंट्रोस्पेक्शन एंगल, आत्म विश्लेषण के हिसाब से खुद को देखिए। आपको खुद को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आप खुद से बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम सिंह है और आपने शीशे के सामने खड़े क्यों भाई राम सिंह क्या हाल है, यार आप तो कमाती है यार, आप खुद अपने आप से डायलॉग कीजिए, उससे आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। और अगर आपकी कमी है क्या करें यार, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो सामने वाला राम सिंह को और मेहनत कर भाई और कर। यानी अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है, वो आपका जो अक्स है, वो आपको दर्पण में दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ क्षण दर्पण को अर्पण, परिपूर्ण संपूर्ण समर्पण। आप थोड़ा टाइम खुद के साथ भी तो बताइए, भगवान ने आपको बहुत विशेष बनाया है भाई। हर पर्सनालिटी, हर मानव मात्र एक भगवान की एक स्पेशल क्रिएशन है। हम सब में एक न एक खासियत भगवान ने दी है, अब वो अपने को एक्सप्लोर करनी है। और कभी कभी आप अपने आप को दर्पण में देखेंगे तो हो सकता है वो आप करें ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस एंगल से एकदम ऋतिक रोशन लगता हूँ, तो देख भाई अच्छी बात है, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्या दिक्कत है, करना चाहिए। मैं भी देखता था उस वक्त राजेश खन्ना का जमाना था, तो मैं अपने बालों को थोड़ा जाता, संगाराम जी नाई को कहते मैं थोड़ा राजेश खन्ना टाइप करते थे, तो संगाराम जी अटकते थे और राजेश खन्ना कौन है, वो जानते नहीं थे राजेश खन्ना कौन है। संगाराम जी नाई को क्या पता, तो मैं कहा संगाराम जी आजकल कोई मोटो हीरो आया है, तो फिर वो कहते कि अच्छा मैं चित्र दिखाता है, तो फिर मैं यूं करके देखता हूँ काफी हद तक राजेश खन्ना लग रहा हूँ, कितना लग रहा हूँ ये अपने को पता ही है, बट कई बार आपको ये कॉन्फिडेंस मोरल को बूस्ट करता है पूरा। टेक्स्ट से भी, यानी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आप उत्कर्ष से जुड़े हैं तो उत्कर्ष के ऐप्स को कैसे एक्सेस करना है, तो टेक्स्ट से भी होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन का बैलेंस। मीडिया में हम 3 तरह की मीडिया की बात करते हैं दोस्तों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल। तीनों मीडिया को अपने कंट्रोल करना, बट अगेन प्रिंट से नॉलेज अपने को लेना है, कटिंग रखनी, इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना है अपडेटेड रहने के लिए, सोशल मीडिया को भी अपने को करना है, बट अगेन मेजर्ड डोज में। अक्सर मैं कहता हूँ देसी घी की तरह है, 2-3 चम्मच रोज खाइए, हेल्दी रहेंगे। अगर आपने एक साथ 5-6 कटोरी पी ली तो फिर बाथरूम चले तो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, तो वो अपन ध्यान रखें। तो बस देसी घी की तरह है सोशल मीडिया, इसको बहुत कंट्रोल से करें। रैशनलाइजेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, इतनी सारी जानकारी इस छुटकू के पास है कि आपको उस पर रैशनलाइजेशन करना, सामान्यीकरण करना पड़ेगा, सेंसरिंग करना पड़ेगा, कितना मुझे देखना है कितना नहीं देखना है। क्योंकि ये इतना एडिक्शन हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक लिया कि भाई इंडियन ऑयल, भारत में ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको एक के आगे इतनी लीड मिलती जाएगी कि वो खत्म नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए वे टू ड्रॉ अ लाइन, कि मुझे इस बात को कहाँ समाप्त कर देना है। लिसनिंग स्किल्स, सिर्फ कानों से नहीं सुना जाता दोस्तों, आंखों से भी सुना जाता है। अटेंटिव, जब कभी भी टॉकिंग फैकल्टी आपको यहाँ आके पढ़ाए या आप आपसे डिस्कस करें, 100% ऐसा नहीं कि अभी डिस्कस तो यहाँ कर रहे हैं और ध्यान सोचते गेट में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट आईज ईयर्स कंप्लीट, पूरा अच्छी तरह से, उसको लिसनिंग स्किल कहते हैं। अगर आप अच्छी तरह सुनेंगे तभी अच्छे बोल पाएंगे। जब इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपने अच्छे वक्ताओं को सुना है तो अच्छी तरह आप अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाएंगे। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब अपनी बात को कायदे से कहने का तरीका, वो आर्टिकुलेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं इसको ऊपर। और दूसरा मैंने जैसे कहा था, एक अच्छा सा ग्रुप बन जाए अपना, छोटा ग्रुप हो, 3-4 दोस्तों का हो जो आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से दोस्तों हमको बहुत सीखने को मिलता है। पीयर ग्रुप लर्निंग इसको अपन कहते हैं, तो इसके बारे में एक बार इसको। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लगे टेंशन हो रहा, बोरियत हो रही है, तो थोड़ा अनवाइंड करें। अनवाइंड करने के तरीके हो सकते हैं, आप एक म्यूजिक सुन सकते हैं, हल्का सा गार्डन में घूमने जा सकते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं। और इसको मैं पवार पंचालिस्ट कहता हूँ,
च्यवनप्राश तो आपने खाया होगा, मैं इसको कहता हूँ चयनप्राश। चयन कैसे होगा हमारी जिंदगी में, हमको क्या क्या चयन करना है। योग को मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, और अब तो आपके सिलेबस में भी आ गया है। योग और प्राणायाम जितना अपन कर सकते हैं, जितना टाइम निकाल सके उसको जरूर करें। संयोग का मतलब कि आप, अच्छी बात है कि आज आप यहाँ तक पहुँचे हो सकता है कि जो ड्राइवर अभी हमको चला के लाया हमको, निर्मल जी को, वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड, उसको चांस नहीं मिला तो वो ड्राइवर रह गया। आप लकी हैं कि आपके पेरेंट्स ने, आपके परिवार ने आपको यहाँ तक भेजा है, और भगवान करेगा आप इससे भी आगे जाएंगे। इसका मतलब एक अच्छा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। अक्सर कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा ना कि बड़ो भाग मानस तन पायो। तो भगवान ने अपने को एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा, तो किसी मिशन के साथ भेजा, खाम खा नहीं भेजा, और मिशन को पूरा करना। तो योग, संयोग, प्रतियोग यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है दोस्तों। आज अगर 100 पोस्ट निकलती है उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन आती है। डार्विन ने आज से 200 साल पहले कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, बिकॉज देयर इज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए अपने को, इसलिए प्रतियोग यानी प्रतियोगिता के लिए भी अपने को क्या, वियोग का मतलब सेपरेशन का मतलब, कई बार आपको, जैसे आप कोचिंग में बैठे हैं, घर में शादी है फिर भी आप यहाँ बैठे हैं, तो ये एक तरह से आपका सेपरेट, बट करना आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ठीक है शादी में शाम को अटेंड कर लूंगा, दिन के फंक्शन हो जाने दो, अभी मैं उत्कर्ष में जा रहा हूँ, क्यों गौरव सर की क्लास है, निर्मल सर की क्लास है, ललित कुमार आया हुआ, जाना है मुझे। तो ये सेपरेशन करना पड़ेगा। कोई आपकी अच्छी हॉबी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज लक्ष्य अपना वही अर्जुन की आंख की तरफ, चिड़िया की आंख की तरफ, क्योंकि वो देखना चाहिए। पर योग तो थोड़ा बहुत अपने को, अपने कंफर्ट्स को सेपरेट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उससे आपको सेपरेट होना पड़ेगा। और दूसरा उसमें आएगा फिर प्रयोग, यानी आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने से मत इनोवेट कीजिए। कि अगर आप इस तरह से पढ़ रहे थे, अब आप सोच के देखा मैं इसको टॉपिक को ऐसे करूं तो क्या रहेगा, यानी प्रयोग धर्मी, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट्स। लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स को निरंतर रूप से करते रहें। अपने आप को इवन ड्रेस करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे, कल मैंने जैकेट ऐसे पहना था, आज ऐसे करके देखो, प्रयोग। तो उससे क्या आपको लाइफ में नए डायमेंशन मिलते हैं, नया एक मूल्य मिलता है। और सहयोग का आपस में मंत्र, आपके पास अच्छे नोट्स हैं अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, उसके अच्छे नोट्स हैं आप शेयर कीजिए, यानी एक सब के लिए, सब एक के लिए, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, याद रखना, बहुत पुरानी कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। खूब सारे चने मिल जाएंगे तो भाड़ भी गया भाड़ में, है ना, ये आप ध्यान रखना। तो ये ग्रुप एक्टिविटी, इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो ग्रुप में स्टडीज करते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और ये आप मान के चलिए, जितने भी आपके पास नॉलेज, जितने भी ज्ञान है, बांटने से वो बढ़ेगा। ये नहीं कि मेरे नोट से मैं छुपा के रखूं, रामलाल को नहीं दूंगा, नहीं, रामलाल के भी नोट लो, श्यामलाल से भी लो, तभी आप पन्नालाल बन पाओगे, है ना। यानी एक्सचेंज करो, ज्ञान बांटने से बहुत बढ़ता है। ये मिसनोमर है कि नहीं मेरे अच्छे नोट से मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। नो, हो सकता है आपसे भी अच्छे नोट उसके हों। तो इस तरह से अपने को हमेशा सहयोग की ध्यान रखना। 20 ओवर यानी लास्ट, आप देख लीजिए सारा नजदीक आ गया, 19 ओवर चले गए हैं, 6 बॉल हैं और आपको 16 रन ठोकने हैं विराट कोहली की तरह, है ना। तो विराट कोहली की तरह ठोकने हैं तो फिर कितना संकल्प चाहिएगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना भागना पड़ेगा। सामने वाला बैट्समैन कमजोर है, ताकि उसको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रखें। 2 रन नहीं लेना, एक ही लें ताकि मैं बैटिंग क्रीज पे आ जाऊं। तो ये सब कंटिन्यूटी, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस। अगेन मैं ट्रस्ट करता हूँ योगाभ्यास, प्राणायाम। जब कभी आप टेंशन में हो, हल्की सी भ्रामरी कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, आप हल्का सा उद्गीत कर लें, उच्चारण कर लें ओम का, इमीडिएटली आपको इससे रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी भी अच्छे चरण को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये योगाभ्यास और प्राणायाम का। आहार और विहार, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ठीक है, मिर्ची बड़े का भी अपना एक महत्व है, बट एक लिमिटेड महत्व है। कचौड़ी का भी अपना महत्व है, बट यथासंभव अपन वो डाइट खाएं। आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय भी, आपने नोट किया होगा, बड़े धान को प्रमोट कर रहे हैं। उनका नाम रखा श्री अन्न, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो हमारे बड़े खाते थे, हम सब खाते थे। सो हम तो बचपन से ही खाते रहे हैं। अभी भी मैं अपने लंच में बाजरे की रोटी खाता हूँ। तो आप देखिए, बाजरा है वो हमारा देसी है, ज्वार है, मक्की है,
तो ये आपको, तो गेहूं तो हमारा है ही नहीं, मैक्सिको से है, बाहर का है, और डायबिटीज को फैलाने में गेहूं का बहुत बड़ा योगदान है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो मोटे धान की तैयारी, अपना आहार और विहार, विहार का मतलब वॉक से है, तो आहार बैलेंस हो, अच्छा हो, हेल्दी हो, संकल्प वही जो मैंने बात पहले कही थी, ठान लिया, और फिर स्टेप बाय स्टेप चले। सीधा कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। मैंने भी एमएससी की, फिर मैं भारतीय खाद्य निगम में 300 रुपये महीने की नौकरी पे था। फिर वहां से मैंने एग्जाम दिया तो साइंटिस्ट बन गया, झांसी चला गया। झांसी से मैंने एग्जाम दिया तो आईएएस में पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई, स्टेप बाय स्टेप। तो कई आपने नोट किया होगा, आपके साथ जो कम्पीट करने वाले होंगे वो कई, कोई बेचारा एलडीसी है, बाबू का काम कर रहा है, कोई अभी फौज से रिटायर होके आया है, कोई अभी कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, दोनों बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक ही झटके में हम 98 स्क्वायर पे नहीं पहुंचेंगे। सांप सीढ़ी अपन खेलते हैं ना, धीरे धीरे पहुंचते हैं, और ध्यान रखना पड़ता है कहाँ सीढ़ी है कहाँ सांप है, स्टेप बाय स्टेप अपने को इसमें जाना पड़ेगा। और अभ्यास, करत करत अभ्यास, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यानी पत्थर पे रस्सी भी निशान बना सकती है अगर वो निरंतर रहे। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, करते रहे, अभ्यास करते रहें। स्वामी योगानंद को मैं कोट करता हूँ अक्सर इस पे, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, स्वामी योगानंद जी, मैंने भी पढ़ी है, कभी आपको समय मिले तो आप भी पढ़िएगा लाइफ में। वो यही कहते थे कि आपको एक बार में एकदम निर्वाण या मोक्ष या जबरदस्त स्पिरिचुअल अटेनमेंट नहीं होगा, प्रयास करते रहें, बनत बन जाए, यानी कहीं धीरे धीरे वो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी अगर आप संकल्प से निरंतरता से चलते रहेंगे। अक्सर आपने नोट किया होगा, जैसे आज आप तैयारी के लिए यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर ये भी कहता हूँ मेरे यंग दोस्तों को कि आप सभी एग्जाम दीजिए। यानी मैंने बताया, आटा गूंद लिया आपने, अब उसमें से आप पूड़ियाँ बना लो, पराठे बना लो, चपाती बना लो, मठरी बना लो, आटा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया, उससे सब चीज बन जाएगी। अच्छी तैयारी आपकी है तो आप आरएस भी दीजिए, यूपीएससी भी दीजिए, बैंक का एग्जाम भी दीजिए, एलडीसी वाला भी दीजिए, यूडीसी दीजिए। यानी अगर आप चांद पे निशाना मारेंगे तो कुछ स्टार तो ले पड़ेगी। तो ये हमेशा जिंदगी में संकल्प और विकल्प का बैलेंस बिठाना पड़ेगा। अपन आरएस बनने आए हैं, बट आरएस के साथ दूसरे एग्जाम भी दें अपन, क्योंकि आजकल सब जगह जनरल स्टडीज वही है, वही करंट अफेयर्स हैं, वही तैयारी है। तो वही तैयारी है तो फिर प्रयास अपन एक से बढ़कर और भी कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, ताकि हमारे पास ऑप्शंस कहीं रहे, प्लान ए भी हो दोस्तों और प्लान बी भी हमारे पास हो, बन जाए। आखिर अपन इसको करेंगे, और कितना ही टफ टाइम आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, कभी अलविदा ना कहना। मेरा पेपर बिगड़ गया था एक आईएएस का, मैंने सोचा अब क्या करें, तो कई बार वो कहते मारवाड़ी में कहते आती आएगी, और यार कहीं करे, बहुत इतनी मेहनत की थी, 8 पेपर दिए, एक पेपर बिगड़ गया, पिक्चर देखने चला गया। हम जो भी पिक्चर थी निर्मल जी, उसको 45 पैसे का टिकट था, दिल्ली का डिलाइट सिनेमा। फिर अब कल मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा क्योंकि पेपर बिगड़ गया। फिर जब मैं रात को अपने कमरे पे गया, पोस्ट में रुका था दिल्ली में, फिर मैंने शीशे में देखा, यार तू पवार तो है मगर बात तो बिल्कुल गंवार जैसी कर रहा है। पेपर बिगड़ गया ना, कोई बात नहीं, कल पेपर तो छोड़ क्यों रहा है, उस पेपर को छोड़ मत, नहीं आता कोई लेके आ जाना, फीस तो भरी हुई है ना यूपीएससी की, तो पेपर लेके आ जाना। और सोचो उस दिन अगर उस शीशे वाले पवार ने उस मेरे गंवार को नहीं समझाया होता तो मैं अगले दिन दुखी था, मैं जा ही नहीं रहा था। तो मैंने सुना नहीं यार, ऐसा लगता है पेपर तो ले आते। मैं अगले दिन फिर एग्जाम सेंटर पहुंच गया, दुखी था कि पेपर बिगड़ गया मेरा, लेकिन वो पेपर ठीक आ गया। अरे मैंने कहा हमें इन्हें मचका दो जबरदस्त, तो ठोका फिर उसको मैंने। अब ये वो उससे मेरा कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो गया कि यार वो पेपर बिगड़ा था और ये ठीक हो गया, तो हो सकता है बैलेंस हो जाए। तो अब तो 2 ही बचे, चल 2 और ठोक देते हैं। तो मैं सारा दे दिया और मैं क्वालिफाई कर गया, और अब आपके सामने हूँ।